हेलो एवरीवन, मैं काव्या। आप सभी का फ्रंटियर आईएएस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है फार्मर्स एक्ट 2020 बून और बे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिसेंटली हमारे प्रेसिडेंट ने 3 फार्मर्स बिल को अपना एक्सेंट दिया है। तो चलिए आज हम जानते हैं इन बिल्स के बारे में। Recently, the president gave his assent to the contentious agriculture bills that were earlier passed by the parliament. The opposition, as well as the long-term BJP ally, Shiromani Akali Dal have termed these reform as anti-farmer. ना सिर्फ शिरोमणि अकाली दल बल्कि बहुत सारी opposition parties and even farmers ने भी इस बिल को एंटी फार्मर कहा है और कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं कि आखिरकार ये एग्रीकल्चर बिल्स हैं क्या, इनके की प्रोविजन क्या है, वाई फार्मर्स एंड स्टेट्स आर प्रोटेस्टिंग, आखिर फार्मर और स्टेट क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ऐसा क्या है इन बिल्स में, व्हाट इज द गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन ऑन इट, व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ इट, और इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पर जो क्वेश्चन उठ रहा है आखिर वो क्या है। तो चलिए जानते हैं इन सब के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर वो 3 बिल क्या हैं। तो जो 3 बिल जो कि अब एक्ट बन चुके हैं उनमें से पहला है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। तो जैसा कि हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी कि फार्मर का जो प्रोड्यूस होगा, जो उसकी फसल होगी, उसके ट्रेड को और उसके कॉमर्स को प्रमोट और फैसिलिटेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। जिससे कि पहले फार्मर के हम मंडी में जाते थे, इसको भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। फार्मर्स एम्पावरमेंट यानी कि फार्मर को एम्पावर किया जाएगा, इस बिल के थ्रू उनको प्रोटेक्ट किया जाएगा। उसके लिए एक एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस, यानी कि जो भी अगर फार्मर किसी के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई डीलिंग करता है, तो उसको एक प्राइस एश्योरेंस दिया जाएगा थ्रू लीगल पेपर्स, थ्रू लीगल टर्म्स, कि उसके साथ में कोई चीटिंग ना किया जा सके, उसे कोई भी एक्सप्लॉइट ना कर सके। एंड फार्म सर्विसेज का मतलब यहाँ पर है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, यानी कि जब भी फार्मर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा किसी बड़ी कंपनी के साथ में, तो वो कंपनी उसे सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कह सकती है, लाइक उसे कितना क्वांटिटी चाहिए। सपोज कि कोई बड़ी कंपनी है, अगर वो किसी राइस को प्रोड्यूस करने वाले फार्मर के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वो उसे कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है कि हमें इतने क्वांटिटी राइस इस डेट को चाहिए रहेगा। तो फार्म सर्विसेज का मतलब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से है। जो तीसरा बिल है हमारा, वो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये कोई नया बिल नहीं है, ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 था, जो कि जिसमें कुछ अमेंडमेंट किया गया है अभी। इसमें से कुछ कमोडिटीज को हटा दिया गया है, जैसे कि अनियन और पोटैटो को। तो चलिए बात करते हैं पहले बिल के बारे में, जो कि अब एक्ट है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। The act gives freedom to the farmer to indulge in intrastate or interstate trade in the areas outside the APMC मंडीज। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहती हूँ कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 1947 के बाद गवर्नमेंट ने जो प्रोविज़न लाया उसके अकॉर्डिंग सारे के सारे जितने भी फार्मर्स थे वो डायरेक्टली अपना प्रोड्यूस जा करके मार्केट में सेल कर सकते थे। उनके लिए किसी भी इंटरमीडियरी की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन बिकॉज ऑफ जमींदारी सिस्टम एंड सामंतवाद के चलते हुए जो कि मनी लैंडर्स थे, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे फार्मर्स को। वो बहुत ही हाई इंटरेस्ट रेट पर उनको लोन दिया करते थे, जिसकी वजह से फार्मर उसको पे नहीं कर पाते थे और एक विशियस साइकिल क्रिएट हो जाता था कि फार्मर्स के ऊपर बहुत सारा डेप्ट आ जाता था। तो उस एक्सप्लॉइटेशन को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट लेकर के आती है एपीएमसी एक्ट, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉरपोरेशंस। एपीएमसी एक्ट के तहत ये, जैसे कि स्टेट के अंदर में आता है एग्रीकल्चर सब्जेक्ट, तो एपीएमसी एक्ट के तहत इस सारे के सारे स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज मंडीज क्रिएट की गई, जिनको एपीएमसी मंडी कहते हैं। तो फार्मर्स को उन मंडी में जाना होता था, अपना रजिस्टर कराना होता था एपीएमसी मंडी में, और एक मिडिल मैन या फिर कॉन्ट्रैक्ट पर्सन होता था, आड़तिया जिनको बोलते हैं फार्मर्स, उनके थ्रू अपना जितना भी प्रोड्यूस था वो मार्केट में सेल कर सकते थे। तो अभी जो इसमें अमेंडमेंट किया गया है वो किया गया है कि द एक्ट गिव्स फ्रीडम टू द फार्मर टू इंडल्ज इन इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट ट्रेड इन एरियाज आउटसाइड द एपीएमसी मंडीज, क्योंकि जो मिडिल मैन थे, जो कॉन्ट्रैक्ट
कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो क्या करने लगे थे कि वो बहुत ज़्यादा फार्मर डायरेक्टली अपना सामान जाकर के मार्केट में नहीं सेल कर पा रहा था। वो पहले मंडी में जाता था, वो वहाँ पे मिडलमैन को देता था और मिडलमैन जाकर के मार्केट में उसके रेट डिसाइड करता था और आकर के फार्मर को बताता था कि आपका जो प्रोड्यूस है, वो इस रेट पर बिकेगा। तो सपोज़ कि अगर फार्मर ने कोई भी प्रोड्यूस किया है, उसमें उसकी कॉस्ट लगी है ₹7, वो मिडलमैन बीच के पास जाएगा, फिर मार्केट में जाएगा, तो हो सकता है मार्केट में उसका जो प्राइस है वो ₹70 में उसका प्रोडक्ट बिक जाए, लेकिन फार्मर को जो पैसा मिलेगा वो हो सकता है सिर्फ ₹10 या ₹15 ही मिले, क्योंकि बीच में इतने सारे मिडलमैन आ गए हैं कि कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते फार्मर को बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा और कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। तो इस मिडलमैन के टर्म्स को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने एपीएमसी मंडी का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म नहीं किया है हालांकि, लेकिन फार्मर को ये फ्रीडम दे दी है कि वो दूसरे स्टेट में जाकर के या अपने स्टेट में ही एपीएमसी मंडी के बाहर भी अपना प्रोडक्ट अब बेच सकते हैं। It also prohibits the collection of any market fee or cess under the State APMC Act with respect to such trade outside the APMC market yard, जो कि हमारी एपीएमसी मंडीज होती थी, उनको एक फीस पे करना होता था, यानी कि जो कि फार्मर होगा वो भी कुछ फी यहाँ पे करता था और मिडिलमैन जो होते थे उनको भी देना होता था। तो वो फीस अब मार्केट फार्मर जो है वो एपीएमसी मंडी के बाहर अपना प्रोडक्ट बेच सकता है, तो उसको यहाँ पर जो फीस या सेस लग रहा था वो भी पे नहीं करना पड़ेगा। A key provision of the act gives it an overriding effect over the inconsistent provision of the state APMC Act. Yes. Also, the central government has been given powers to frame rules and regulations under the Act. सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये पावर मिल गई है कि वो फ्रेम कर सकता है रूल्स या रेगुलेशंस इस नए एक्ट के तहत। अब हम जानते हैं कि बात करते हैं कि इसमें इशू क्या है। तो इश्यूज जो आ रहे हैं वो हैं कि दिस लीड्स टू अ सिचुएशन where local farmers do not find adequate demand for their produce at MSP in the local market. तो देखिए पहले क्या होता था कि दोनों के ही प्रॉस और कॉन्स दोनों होते हैं। तो पहले जैसे एपीएमसी मंडी थी हमारी, फार्मर गया मंडी में, फार्मर को उसका बायर मिल गया, जो भी कंज्यूमर था उसने यहाँ से प्रोडक्ट खरीद लिया। एक एमएसपी डिसाइड किया जाता था, मिनिमम सेलिंग प्राइस, मंडी में उसके नीचे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचा जाएगा। फार्मर को एमएसपी का जितना प्राइस है, मतलब एपीएमसी में जो ऑक्शनिंग स्टार्ट होगी, जो बोली लगाई जाएगी, उसका मिनिमम प्राइस एमएसपी ने जो डिसाइड किया गया है वही रहेगा, उसके नीचे वो प्रोडक्ट नहीं बेचा जा सकता। अब चूंकि मंडी खत्म करने की बात हो रही है, मंडी के बाहर भी फार्मर प्रोडक्ट बेच सकता है, तो फार्मर इस एप्रीहेंशन में है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था वो भी मिलना बंद हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है। Since most of the farmers are small or marginal landowners, they do not have the wherewithal to transport their produce to large distances, जो कि हमारे बहुत ही बड़े फार्मर्स हैं, जो कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के नहीं आते हैं के अंदर, वो आसानी से जाकर के अपना प्रोड्यूस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को अफोर्ड कर सकते हैं और अपना प्रोड्यूस दूसरे स्टेट में जाकर के बेच सकते हैं। लेकिन जो छोटे किसान हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो किसी दूसरे स्टेट में जा करके, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी उनको खुद ही वहन करने हैं, कि वो किसी दूसरे स्टेट में जा करके अपना प्रोड्यूस बेच पाएं। Hence, they are forced to sell them at a lower price than the MSP in the local market itself. तो वो एक तरह से बाउंड हैं कि उन्हें अपना प्रोडक्ट लोकल मार्केट में ही बेचना पड़ेगा। इन पंजाब एंड हरियाणा, द एपिसेंटर ऑफ द प्रोटेस्ट, जहां पर प्रोटेस्ट सबसे ज्यादा हो रहे हैं पंजाब एंड हरियाणा में, द मार्केट फी, रूरल डेवलपमेंट फी एंड द आड़तियाज कमीशन, आड़तिया जो कि मिडिल मैन होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, नॉर्थ में इनको आड़तिया के नाम से बोला जाता है, कई जगह पर इनको मिडिल मैन भी कहा जाता है, आर 3%, 3% एंड 2.5%। जो मार्केट फी, रूरल डेवलपमेंट फी का जो रेट है वो 3%, 3% एंड 2.5% एंड 2%, 2% एंड 2.5% रिस्पेक्टिवली। These are the big sources of state revenue. ये जो आड़तिया का कमीशन होता है, जो मार्केट की फीस होती है, मंडी की फीस होती है, ये स्टेट के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट में आता है, जिस पर पूरा पूरा स्टेट डिसाइड करती है कि उसको कहाँ कहाँ पर मंडीज बनानी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज कहाँ कहाँ पर उनको लाइसेंस देना है। तो अगर हम ये एपीएमसी मंडी का कॉन्सेप्ट को डाइल्यूट करने की बात कह रहे हैं, तो स्टेट का रेवेन्यू बहुत ज्यादा हर्ट होगा। With the state not permitted to levy the market fee outside the APMC areas under the new laws, Punjab and Haryana could lose
an estimated 3,500 crores and 1,600 crore each year respectively. तो ये एक सोचने की बात आ जाती है कि अगर इस तरह से ये एक्ट आता है तो स्टेट को एक बहुत ही बड़ा लॉस बियर करना पड़ सकता है। ये देखिए किस तरह से फार्मर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा में। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने आखिर क्या क्लेम कर रही है। जो स्टेट ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट को ब्लेम किया जा रहा है उसके लिए गवर्नमेंट का क्या स्टेक है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट का कहना है कि द एक्ट अलाउज फार्मर टू सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड द एपीएमसी मंडीज टू whoever they want, मीन्स नो मिडिल मैन विल बी इन्वॉल्व। यानी कि गवर्नमेंट कह रही है कि कोई भी मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं होगा तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, कोई भी आपको मिडिल मैन को पैसा नहीं देना है, फार्मर की इनकम बढ़ेगी क्योंकि फार्मर अभी डायरेक्टली जाकर के बायर के पास या कंज्यूमर के पास अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। गवर्नमेंट का कहना यह भी है कि फार्मर विल गेट बेटर प्राइजेस थ्रू कंपटीशन एंड कॉस्ट कटिंग ऑन ट्रांसपोर्टेशन। क्योंकि अगर उसे ट्रांसपोर्ट नहीं करना होगा, सपोज उनका कहना है कि अगर अभी एपीएमसी मंडी तक नहीं जाना है तो फार्मर अपने लोकल एरियाज में भी अपना प्रोड्यूस बेच सकते हैं। दिस एक्ट विल ट्रांसफॉर्म इंडियन एग्रीकल्चर एंड अट्रैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर मिडिल मैन नहीं रहेगा तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको भी पैसा कम देना पड़ेगा मिडिल मैन को और वो डायरेक्टली फार्मर को रीच कर सकती हैं। तो प्राइवेट कंपनीज जब डायरेक्टली फार्मर को रीच करेंगी तो ऑब्वियसली वो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्ट करना चाहेंगी। गवर्नमेंट हैज सेड दिस रिफॉर्म विल एक्सेलरेट द ग्रोथ इन द सेक्टर through private sector investment in building infrastructure and supply chains for farm produce in the national and global market. They are intended to help small farmers who don't have means to either bargain for their produce to get a better price or invest in technology to improve the productivity of farms. अब जैसा कि यहाँ पर एक इशू चल रहा था कि ये जो भी बिल है एपीएमसी एक्ट को जो डाइल्यूट करने की बात कही जा रही है, अगर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होता भी है तो ये सिर्फ और सिर्फ लार्ज फार्मर को ही बेनिफिट करेगा, स्मॉल फार्मर्स को नहीं करेगा। क्योंकि अगर कोई भी कंपनी हमें किसी भी बड़े फार्मर को अगर सपोज कोई भी कॉन्ट्रैक्ट देती है तो वो लार्ज फार्मर को ही देगी, क्योंकि उसे कोई बहुत छोटा सा प्रोड्यूस नहीं चाहिए होगा, उसे एक बड़ी क्वांटिटी में चाहिए होगा जो कि उसकी कंपनी फूड किसी भी कोई फूड कंपनी है, सपोज मैकडोनल्ड है या बर्गर किंग है, उनको अगर टोमेटो चाहिए या पोटैटो चाहिए तो वो किसी लार्ज फार्मर को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें अपने यहाँ के लिए इतना इतना अमाउंट चाहिए तो क्या आप हमें दे सकते हैं, लेकिन स्मॉल फार्मर को नहीं करेंगे। बट गवर्नमेंट यहाँ पर कहना चाह रही है कि स्मॉल फार्मर को भी वो नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करके और उनकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की एक कोशिश करेंगे। अब हम बात करते हैं कि फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, जो कि हमारा सेकेंड बिल है, उसके क्या प्रोविजन है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज का मतलब है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से। तो इट सीक्स टू क्रिएट अ लीगल फ्रेमवर्क फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इन इंडिया। इसके की प्रोविजंस क्या क्या है। It will ensure the buying of entire pre-agreed quantity of contract farming producer as per contract। यानी कि अगर किसी भी बड़ी कंपनी ने या किसी भी बायर ने फार्मर से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो उसके पहले ही एक प्राइस डिसाइड किया जाएगा जो कि उसे हर हाल में पे करना होगा। बाइंग ऑफ एंटायर प्री एग्रीड क्वांटिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग प्रोड्यूसर एज पर कॉन्ट्रैक्ट, और उस क्वांटिटी को भी बाई करना होगा। अगर उसने बोला है कि मुझे आपसे 100 क्विंटल चाहिए तो उसे 100 क्विंटल उसी प्राइस पर बाई करना होगा। टू गाइड द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू फिक्स द प्री एग्रीड प्राइस, जो कि प्राइस डिसाइड किया गया है आप उसे डाइल्यूट नहीं कर सकते, उसे वेरी नहीं कर सकते। To decide the sale purchase price in case of violent movement upswing or downswing of market price vis-a-vis pre-agreed price as a win-win framework। अगर मार्केट का जो प्राइस है परचेजिंग प्राइस वो बहुत ज्यादा वेरी करता है, अपस्विंग या डाउनस्विंग होता है, तो एक मार्केट प्राइस चेंज किया जा सकता है। प्रोवाइडेड कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फैसिलिटेशन ग्रुप बनाया जाएगा एट विलेज लेवल टू टेक अ क्विक एंड नीड बेस्ड डिसीजन। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टू रिमेन आउटसाइड द एम्बिट ऑफ एपीएमसी एक्ट। जो हमारा एपीएमसी एक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग उसके एम्बिट से बाहर रहेगी। कैटरिंग टू अ डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म, एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म भी बनाई जाएगी एट द लोवेस्ट लेवल पॉसिबल, जिससे कि क्विक डिस्पोजल किया जा सके जितने भी डिस्प्यूट होंगे।
Contract Farming Development and Promotion Authority to carry out the assigned mandis. एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग डेवलपमेंट एंड प्रमोशन अथॉरिटी बनाई जाएगी जितनी भी मंडीज हैं उनको कैरी करने के लिए। तो अब बात करते हैं कि ये जो हमारा एक्ट है इसमें मेनली जो कंसर्न आ रहे हैं वो क्या है। तो सबसे पहला जो कंसर्न है वो है वन प्रिंसिपल कंसर्न विद द कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हैज बीन रिगार्डिंग द नेगोशिएटिंग पावर ऑफ द टू पार्टीज इन्वॉल्व। जो भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी वो दो लोगों के बीच में, जो हमारा बायर होगा और जो फार्मर होगा, उनके बीच में एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। But it seems likely that the individual farmers might not find themselves equipped or powerful enough to negotiate with the corporate or big basket sponsor, क्योंकि जो भी हमारे सेकेंड पार्टी होगी, जो बायर होगा, वो जनरली कॉर्पोरेट होंगे या फिर बहुत ही रिच पीपल होंगे, और हमारा जो इंडियन फार्मर होता है उसको इतनी नॉलेज जनरली नहीं होती है, या वो इतने इक्विप्ड और इतने पावरफुल नहीं होते हैं कि वो अपने लिए एक फेयर प्राइस के बारे में भी डिसाइड कर सकें। तो एक प्रोविजन हमारा जो एक कंसर्न आ रहा है वो ये है सबसे बड़ा। जो सेकंड है वो है द बिल सेज दैट द क्वालिटी पैरामीटर्स कैन बी म्यूचुअली डिसाइडेड बाय द टू पार्टीज इन द एग्रीमेंट। जो क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे वो जनरली दोनों पार्टी आपस में मिल करके डिसाइड करती हैं। But the quality aspect will become crucial when a few corporate will try to usher in the uniformity, which might end up adversely impacting the already skewed agroecological diversity in the country. Suppose कि कोई buyers है, एक बायर का ग्रुप है सपोज, और वो फार्मर्स को किसी एक ही प्रोड्यूस को ग्रो करने की बात कहते हैं, और अगर फार्मर को एक अच्छा मनी मिलेगा, एक अच्छा प्रॉफिट बेस्ड कुछ भी उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, तो ऑब्वियसली ही विल गो विद इट। वो उसको उगाना चाहेगा, उस प्रोड्यूस के साथ ही काम करना चाहेगा, और ये हमारी ऑलरेडी जो हमारा बहुत ही खराब हो चुका है एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उसको और ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। The protesting farmer fear that the powerful investor would bind them to unfavorable contract drafted by the big corporate law firm, क्योंकि farmers के पास ऑप्शन नहीं होगा। उनके पास में मंडी में जनरली उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, लेकिन फार्मर्स के पास में ऑप्शन नहीं होगा अगर कुछ ही मोनोपोली रह जाएगी, कुछ ही ग्रुप्स रह जाएंगे जो कि उनको कॉन्टेक्ट कर सकें। Corporate law firm with liability clauses that would be beyond the understanding of the poor farmer in most of the cases, जो कि उनकी समझ से ही बाहर होंगे जो भी clauses होंगे। This would lead to the corporatization of agriculture। जितने ज़्यादा private players involve होंगे उतना ही ज़्यादा हम agriculture को भी corporatize करते जाएंगे। अब बात आती है जो हमारा तीसरा एक्ट है, Essential Commodities Act 2020। The Essential Commodity Act 1955 empowers the central government to designate the certain commodities, such as food items, fertilizer, petroleum product, as the essential commodities. The central government may regulate or prohibit the production, supply, उसका production, उसका supply and उसका distribution, trade, commerce, जितनी भी एसेंशियल कमोडिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उनको रेगुलेट कर सकती है या प्रोहिबिट कर सकती है। उन सारी एसेंशियल कमोडिटीज का प्रोडक्शन, उनकी सप्लाई, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उनका ट्रेड, एवरीथिंग। द अमेंडमेंट इन द एक्ट प्रोवाइड, जो अभी अमेंडमेंट किया गया है रिसेंटली, वो कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में रेगुलेट द सप्लाई ऑफ सर्टेन फूड आइटम इंक्लूडिंग सीरियल, पल्सेस, पोटैटो, अनियन, एडिबल फूड्स, ऑयल सीड एंड ऑयल ओनली अंडर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। यानी कि इन प्रोडक्ट को एसेंशियल कमोडिटीज से लगभग हटा दिया गया है, और ये कहा है गवर्नमेंट ने कि अभी सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में ही वो इंटरवीन करेगी और इनकी सप्लाई को रेगुलेट करेगी। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस या सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? वो वॉर हो सकता है, वो फेमाइन हो सकता है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइस हो सकता है, या फिर कोई भी नेचुरल कैलेमिटी हो सकती है जो कि बहुत ही ग्रेव नेचर की हो। स्टॉक लिमिट के रिगार्डिंग गवर्नमेंट का कहना है कि द अमेंडमेंट इन द एक्ट रिक्वायर that the imposition of any stock limit on agriculture produce must be based on the price rise। जैसे कि पहले होता था एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में कि आप किसी भी एक प्रोडक्ट को जो एसेंशियल कमोडिटीज के अंदर आते हैं उनको आप एक लिमिट से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज उनकी होर्डिंग होने लगती थी। और होता था कि जब भी होर्डिंग करके फार्मर्स अपने पास रख लेते थे, फार्मर या मिडिल मैन अपने पास रख लेते थे,
और जब भी प्राइस राइज होता था, एक आर्टिफिशियल डिमांड मार्केट में क्रिएट कर दी जाती थी और उसके थ्रू प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और फिर वो सामान मार्केट में निकाला जाता था, एकदम से सप्लाई उसकी बढ़ा दी जाती थी। तो अभी गवर्नमेंट ने कहा है कि स्टॉक लिमिट में बी इम्पोज्ड इफ देयर इज, कोई भी स्टॉक लिमिट नहीं रहेगी, ये सिर्फ तब इम्पोज की जा सकती है अगर हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस जो है उसके प्राइस में 100% इंक्रीज हो जाए। सपोज कि कोई भी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस है जो कि अभी 100 रुपीज के जी बिक रहा है, अगर वो 200 रुपीज के जी तक बिकने लगे, उस टाइम पर स्टॉक लिमिट लगाई जाएगी और गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। अगर नॉन पेरिशेबल आइटम्स हैं, जैसे कि आपका दाल हो गई, पल्सेस यानी कि सीरियल्स हो गए, इनका अगर 50% तक प्राइस बढ़ जाता है, 100 रुपए की चीज अगर 150 में बिकने लगती है, तो गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी और स्टॉक लिमिट लगाई जा सकती है। The increase will be calculated over the price prevailing immediately preceding 12 month, उससे जस्ट एक साल पहले जो प्राइस था 12 मंथ पहले, और द एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ द लास्ट 5 ईयर, या फिर जो लास्ट 5 ईयर में उसका प्राइस रहा है उसमें से जो लोअर होगा उस पर स्टॉक लिमिट कैलकुलेट की जाएगी, प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि इसमें इश्यूज क्या आ रहे हैं। तो जो इशू आ रहा है वो है एनी एक्शन ऑन द इम्पोजिंग स्टॉकिंग लिमिट विल बी बेस्ड ऑन द प्राइस ट्रिगर, यानी कि गवर्नमेंट डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करेगी, सिर्फ जब प्राइस बढ़ेगा उस टाइम पर ही इंटरवीन करेगी। तो सोचिए इससे होर्डिंग कितना ज्यादा बढ़ जाएगी। एक तरफ फार्मर की इनकम बढ़ेगी, फार्मर को प्रॉफिट होगा, मगर होर्डिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और जो फाइनल कंज्यूमर होगा उसको बहुत लॉस होगा। In case of horticulture produce, 100% increase in the retail price of the commodity over immediately preceding 12 month or the average retail price of the last 5 years, जैसा कि हमने ऊपर बात की, उनमें से जो भी लोअर होगा will be trigger for invoking the stock limit of such commodities, तब लगाया जाएगा। तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रिगर करेगा लोगों को, एक तरह से प्रमोट करेगा ये होर्डिंग को, हम कह सकते हैं। नॉन पेरिशेबल आइटम्स की अगर हम बात करें तो प्राइस ट्रिगर ऑफ 50%, अगर 50% प्राइस बढ़ जाता है उस टाइम तब हम गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। एक बहुत बड़ा इशू है ओवर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 12 मंथ, या तो 12 महीने पहले जो प्राइस रहा था या फिर पिछले 5 सालों में जो प्राइस था उनमें से जो भी लोअर होगा तब गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। अब हम बात करते हैं इन तीनों बिल्स को कंबाइंड लेकर के, कि अगर इन तीनों के बारे में, ये तीनों एक साथ पास किए गए हैं, तो अगर हम तीनों के बारे में बात करना चाहें तो एक जनरल कंसर्न क्या है, जनरल क्रिटिसिज्म क्या है, वो देखते हैं। All these three acts are anti-farmer and will only result in the reduced crop prices for farmer and undermine the seed security even further, ऐसा कहा जा रहा है opposition parties के द्वारा। Food security will be eroded as the government intervention is eliminated। जो हमारा essential commodities act था उसमें से गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑलमोस्ट हट चुका है। तो प्राइस फूड जितना भी हमारा स्टॉक रहता था उसकी होर्डिंग होगी, लोग स्टॉक करके अपने पास रखेंगे जो मिडिल मैन्स होंगे, तो फूड सिक्योरिटी एक तरह से बहुत ही रिस्क में आ जाएगी। दिस एक्ट विल प्रमोट द कॉर्पोरेट कंट्रोल ऑफ द इंडियन फूड एंड फार्मिंग सिस्टम। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जा रही है, मंडीज को हटाया जा रहा है, तो प्राइवेट प्लेयर्स जो होंगे, बड़ी बड़ी कंपनीज जो होंगी, वो डायरेक्टली इंटरवीन कर पाएंगी। तो एक तरह से उसका हम कह सकते हैं कि कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है एग्रीकल्चर का। दे विल ऑल्सो encourage hoarding and black marketing, जैसा हमने ऊपर बात की अभी, in addition to the exploitation of farmers। जो दूसरा इशू है वो है हमारा एंड ऑफ एमएसपी। एंड ऑफ एमएसपी की बात कैसे की जा रही है कि अगर कोई भी फार्मर है वो एपीएमसी के बाहर अगर अपना प्रोड्यूस बेच रहा है, बेच पा रहा है, तो उसको हमेशा एक रिस्क रहेगा कि उसका प्रोड्यूस जो है वो एमएसपी पे भी बिक पाएगा कि नहीं, क्योंकि एपीएमसी मंडी में ये एक कंडीशन होती थी कि आपकी जो ऑक्शनिंग होती थी उसमें मिनिमम प्राइस एमएसपी ही रहता था, मिनिमम सप्लाई प्राइस, मिनिमम सेलिंग प्राइस जो होता था, तो ऑक्शनिंग वहीं से स्टार्ट की जाती थी। The critics view the dismantling of the monopoly of the APMC as a sign of ending the assured procurement of food grain at the minimum support prices. To the center's one nation, one market call, critics have sought one nation, one MSP. Critics argue that the ensuring a larger number of farmers get the MSP for their produce and addressing the weaknesses in APMC। critics का कहना है कि जो APMC के ड्रॉबैक थे, गवर्नमेंट को उन पर फोकस करना चाहिए था और उन जितनी भी कमियां थी उनको दूर करना चाहिए था, ना कि स्टेट मैकेनिज्म, ये जो रिडेंडेंट स्टेट मैकेनिज्म थी उसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए था, ना कि एकदम से हटा करके मंडी का कॉन्सेप्ट ही डाइल्यूट कर देना चाहिए था, जैसा कि अभी किया गया है।
उनके अकॉर्डिंग हमें उसी में इम्प्रूवमेंट करना है। गवर्नमेंट ने जस्टिफिकेशन क्या दिया है यहाँ पर? तो गवर्नमेंट कहती है कि दिस लॉ nowhere state that the current system of MSP based procurement of food grain essentially wheat और पैडी जो है बाय गवर्नमेंट एजेंसी वुड एंड। गवर्नमेंट कहती है कि एपीएमसी मंडीज अभी भी एग्जिस्ट करेंगी। अगर फार्मर चाहे तो वो मंडी में भी बेच सकता है और उसके बाहर भी बेच सकता है। सिर्फ बात हुई है कि उसको एक और ऑप्शन दिया गया है, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड करने की कोई बात ही नहीं है। सच परचेज इन स्टेट रेगुलेटेड एपीएमसी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी मंडीज विल कंटिन्यू एज बिफोर। गवर्नमेंट कह रही है कि जो एपीएमसी मंडीज हैं जिन्हें स्टेट रेगुलेट करता था वो पहले की तरह ही काम करेंगी। द एपीएमसीज वुड नॉट स्टॉप फंक्शनिंग इधर, वो काम करना भी बंद नहीं करेंगी। नथिंग प्रिवेंट्स फार्मर फ्रॉम सेलिंग देयर प्रोड्यूस और ट्रेडर्स एंड प्रोसेसर्स फ्रॉम बाइंग इन दीज मंडीज। ऑल द लॉ does provide farmers an alternative platform to sell। गवर्नमेंट कह रही है कि एपीएमसी मंडी अभी भी एग्जिस्ट करेंगी, सिर्फ इतना हुआ है कि फार्मर्स को एक अल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म दे दिया गया है कि वो एपीएमसी के बाहर भी अपना सामान बेच सकते हैं। दिस कुड बी अ फैक्ट्री प्रमिस, वो फैक्ट्री प्रमाइस में बेच सकते हैं, किसी प्रोसेसिंग प्लांट में बेच सकते हैं, किसी प्रोड्यूस कलेक्शन सेंटर में बेच सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज को दे सकते हैं, वेयर हाउसेस में दे सकते हैं और इवन फार्म गेट पे दे सकते हैं। तो इतने सारे ऑप्शंस फार्मर को अवेलेबल कराए गए हैं गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ट्रांजेक्शन इन सच ट्रेड एरियाज विल नॉट बी चार्ज्ड एपीएमसी मार्केट फी और सेस। जो ये बाहर एरियाज होंगे इन पे ना तो कोई एपीएमसी मंडी की फीस लगेगी और ना ही सेस लगेगा। These levies shall apply only in the trade that take place within the boundaries of the regulated market yard or mandi set up under the respective state APMC Act। थर्ड कंसर्न हमारा जो आता है वो ये है कि प्राइस फिक्सेशन के लिए कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। जैसा कि अभी हमने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में देखा था, इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले एक्ट में हमने देखा कि उसमें बात की गई कि जब भी बायर होगा और जो हमारा फार्मर होगा उनके बीच में पहले से ही एक प्राइस फिक्स हो जाएगा और उस वो बाउंड होगा, बायर को उतने प्राइस पे ही सामान खरीदना है। लेकिन इसके लिए कोई भी मैकेनिज्म अभी स्टेब्लिश नहीं की गई है। द प्राइस एश्योरेंस बिल while offering protection to farmer against the price exploitation does not prescribe the mechanism for price fixation। There is एक apprehension है farmers को that the free hand given to the private corporate houses, कि private corporate houses को जो ये free hand दे दिया गया है कि आप directly farmer से डील कर सकते हैं, could lead to the farmer exploitation। at the end ये farmer को exploit करेगा। Critics are apprehensive about the formal contractual obligation owing to the unorganized nature of the farm sector। जो हमारा जितना भी unorganized है farm sector, तो critics इसके लिए बहुत ज़्यादा apprehensive हैं। and the lack of resources for a legal battle with private corporate entities, कि अगर कभी भी कुछ लीगल बैटल की बात आती है तो फार्मर्स इतना स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो इतने बड़े बड़े प्राइवेट कॉर्पोरेट ग्रुप के साथ में फाइट कर सकें, कोई लीगल केस लड़ सकें। जो अगला इशू है वो है फूड सिक्योरिटी को अंडरमाइन किया जा रहा है। Easing of regulation of food item would lead to exporter, processor and traders hoarding farm produce during the harvest season when the price are generally lower and releasing it later when the price increase। जैसा कि हमने पहले भी बात की है कि फार्मर्स जो होंगे वो जब प्राइस लो होगा या मिडिल मैन जो होंगे वो जब प्राइस लो होगा तो उसकी होर्डिंग करके रख लेंगे और जब प्राइस हाई होगा तब उसे मार्केट में रिलीज करेंगे। This could undermine the food security since the state would have no information about the availability of the stock within the state। अगर होर्डिंग होगी तो स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट को पता ही नहीं होगा कि उनके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। Critics anticipate irrational volatility in the prices of essential and increased black marketing। इससे black marketing बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। No consultation equal to mistrust। तो ये जो भी गवर्नमेंट ने एक्ट लाया, several farmer reform at the level of central government as well as the state level have been introduced and welcomed by the farmers। However, in this particular case, ये जो 3 bills अभी आए हैं जो अब एक्ट बन गए हैं, the issue is about the bills, it is also about the process of their introduction। ये सिर्फ इसके बारे में नहीं है बल्कि इनको जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया गया उस पर भी क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। The government has failed to have or hold any discussion with the various stakeholders। ना तो स्टेट को इन्वॉल्व किया गया, जबकि स्टेट जो है वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आता है, ना ही फार्मर्स को इंट्रोड्यूस किया गया, फार्मर्स एसोसिएशंस को, इंक्लूडिंग फार्मर्स एंड मिडलमैन।
This is also true when it comes to the consultation with the state government, even though the subject of trade and agriculture are the part of subject on the state list. जबकि ये स्टेट लिस्ट में आता था, उसके बाद भी इस पर कोई भी डिस्कशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं। तो अब हम बात करते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी पे जो क्वेश्चन उठ रहे हैं उसके बारे में। व्हाट इज द क्वेश्चन ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दिस लॉ? As per the Union of India versus H.S. Dhillon, Union of India versus H. of Dhillon जो केस था, constitutionality of parliamentary law can be challenged only on two ground। जो parliamentary law हम बनाते हैं उनकी constitutional validity को सिर्फ दो ground पर चैलेंज किया जा सकता है। जो पहला है वो ये है कि वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में रहा हो और पार्लियामेंट ने उस पर कोई नया लॉ बना दिया हो। जो दूसरा है वो है इट वॉलेट द फंडामेंटल राइट, कि जो नया लॉ बनाया गया वो फंडामेंटल लॉ राइट को वॉलेट करता है। The Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act 2020 एंड जो दूसरा है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। ये दोनों ही एक्ट दे डू नॉट मेंशन इन द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन। जो इनका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजन होता है उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं करते हैं किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो स्टेट जो सब्जेक्ट को कवर कर रहा है उन पे अपना लॉ बना सके। एंड वेयर डज द क्वेश्चन ऑफ फेडरलिज्म कम इन? अब ये जो फेडरलिज्म की बात है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो फेडरलिज्म essentially means that both the center and state have the freedom to operate in their allotted sphere of power in coordination with each other। फेडरलिज्म जो है उसका मतलब ही यही होता है कि जो सेंटर है और स्टेट है वो दोनों ही अपने अपने allotted sphere में, जो कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है, उसमें अपना अपने स्पेयर में काम करें और एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें। द सेवेंथ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन थ्री लिस्ट। तीन लिस्ट हैं सेवन शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें से एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट और एक है कॉन्करेंट लिस्ट। देयर आर 97 सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट। जो हमारी यूनियन लिस्ट है उसमें 97 सब्जेक्ट हैं जिस पर सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकता है और इसे आर्टिकल 246 के अंदर डिफाइन भी किया गया है। जो दूसरी लिस्ट है वो स्टेट लिस्ट है और उसमें 66 आइटम है जिस पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट ही लॉ बना सकता है। जो थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें 47 सब्जेक्ट हैं जिस पर कि सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट प्रिवेल्स। जो पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा वो प्रिवेल करेगा, ऐसा आर्टिकल 254 के तहत कहा गया है। Parliament can legislate on an item in the state list। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में कोई भी अगर आइटम दिया है तो उस पे अंडर सर्टेन स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस दी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ तब ही लॉ बना सकता है, अदरवाइज नहीं बना सकता। एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994, इस केस में एक 9 जज की बेंच ने held the federalism is a part of basic structure of the constitution। एक 9 जज की बेंच ने कहा था कि फेडरलिज्म जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है which cannot be changed या cannot be amended। Where is the agriculture in the scheme of the legislative powers? अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें कि ये किसके अंडर में आता है तो इसके रिगार्डिंग है कि टर्म्स रिलेटिंग टू द एग्रीकल्चर अकर एट द 15 प्लेसेस इन द 7th शेड्यूल। अगर हम 7th शेड्यूल की बात करें तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी टर्म है वो 15 प्लेसेस पर आते हैं। एंट्रीज 82, 86, 87, 88 यूनियन लिस्ट में जो है वो मेंशन किया गया है वहां पे कि टैक्स एंड ड्यूटीज ऑन द इनकम एंड एसेट। जो इनकम और एसेट हैं उन पर जितनी भी टैक्स या ड्यूटीज लगेंगी, स्पेसिफिकली एक्सक्लूडिंग दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ये जितनी भी एंट्रीज हैं ये डिफाइन करती हैं इनकम और एसेट पर लगने वाले टैक्स और ड्यूटीज को एक्सक्लूडिंग दोज इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। स्टेट लिस्ट में 8 एंट्रीज सर्टेन टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। स्टेट लिस्ट में 8 एंट्रीज हैं जिनमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड टर्म दिए गए हैं। एंट्री 14 एग्रीकल्चर एजुकेशन के बारे में बात करती है, रिसर्च के बारे में बात करती है, पेस्ट एंड प्लांट डिजीजेस के बारे में बात करती है। एंट्री 18 जो है राइट इन और ओवर लैंड, लैंड टेन्योर, रेंट, ट्रांसफर एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर लोन्स के बारे में बात करती है। जो थर्ड है एंट्री 28
वो मार्केट एंड फेयर के बात करती है, लाइक हमारा एपीएमसी मंडीज जो हो गई, ये हमारा मार्केट ही है। एंट्री 30 जो है वो एग्रीकल्चर इंडेटनेस के बारे में बात करती है, जो हमारा कर्ज ले लेते हैं फार्मर मनी लेंडर से, उसके बारे में। एंट्री 45 जो है वो बात करती है लैंड रेवेन्यू और लैंड रिकॉर्ड के बारे में। एंट्री 46 जो है वो बात करती है टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, जो भी एग्रीकल्चर से इनकम होती है उस पर कितना टैक्स लगाया जाएगा उसके बारे में। एंट्री 47 के बारे में अगर हम बात करें तो ये बात करती है सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। एंट्री 48 इसी तरह से बात करती है स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, कि उस पर कितनी एग्रीकल्चर लैंड जो है उस पर कितनी स्टेट ड्यूटी लग रही है। अब अगर हम बात करते हैं कॉन्करेंट लिस्ट की, तो उसमें 3 एंट्रीज हैं जो कि एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड बात करती हैं। एंट्री 6 जो है वो मेंशन करती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन द एग्रीकल्चर लैंड, जो कि एग्रीकल्चर लैंड नहीं है उस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में ये बात करती है। एंट्री 7 जो है इज अबाउट वेरियस कॉन्ट्रैक्ट नॉट रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर लैंड, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके बारे में बात करती है ये। एंट्री 41 डील्स विद द इवैक्वी प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड, यहाँ पर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर लैंड की बात की गई है। It is clear that the union list and the concurrent list put matter relating to agriculture outside the parliament jurisdiction. ये हमारी यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट से क्लियर हो जाता है कि जितने भी एग्रीकल्चर रिलेटेड मैटर्स हैं उन्हें पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन से ऑलमोस्ट बाहर रखा गया है। एंड गिव द स्टेट लेजिस्लेचर एक्सक्लूसिव पावर, और स्टेट लेजिस्लेचर को एक एक्सक्लूसिव पावर दी गई है उन्हें डील करने के लिए। नो एंट्री इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर इन द स्टेट लिस्ट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो भी एंट्री है स्टेट लिस्ट में उनमें से कोई भी एंट्री इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी एंट्री इन द यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट। Now, what about the entry 27 of the state list that is subject to the entry 33 of list 3, यानी कि concurrent list की entry 33 से ऐसी कौन सी entry है जो कि entry 27 से relate करती है? तो entry 33 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो entry 33 of concurrent list mentions trade and commerce, ट्रेड और कॉमर्स के बारे में बात करती है, प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करती है ऑफ domestic and imported product of an industry over which parliament has control in public interest। यानी कि एंट्री 33 जो है कॉन्करेंट लिस्ट की वो कोई भी ऐसी चीज जो कि पब्लिक इंटरेस्ट में है उसका ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, उसका इंपोर्टेड प्रोडक्ट, उन सबको कंट्रोल कर सकती है। फूड स्टफ इंक्लूडिंग ऑयल सीड एंड ऑयल, कैटल फॉडर, रॉ कॉटन एंड जूट। एंट्री 33 के अंदर गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर में इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकती है। द सेंटर कोड देयरफॉर आर्ग्यू, इसलिए सेंटर ये आर्ग्यू कर सकता है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में था, इसलिए उसने इस पर एक लॉ बना दिया दैट इट इज विद इन इट्स पावर टू पास द लॉ और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड इंट्रा एंड इंटरस्टेट ट्रेड एंड प्रोहिबिट स्टेट फ्रॉम इम्पोजिंग फी सेसेस आउटसाइड द एपीएमसी एरियाज। यानी कि उसने पब्लिक इंटरेस्ट में था इसलिए उसने एपीएमसी को भी बाहर कर दिया फी और सेसेस के इम्पोज करने से, या फिर इंटर स्टेट ट्रेड को अलाउ कर दिया। हाउएवर लाइक एजुकेशन, हालांकि एजुकेशन की जगह फार्मिंग एक ऑक्यूपेशन है, ट्रेड या कॉमर्स नहीं है। अगर फूड स्टफ को हम सिनोनिमस मानते हैं एग्रीकल्चर के, फिर तो जितने भी पावर्स स्टेट को दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो सारी की सारी रिडंडेंट ही हो जाएंगी। So what happens in the case of legislation that cover entries in the two list? तो इनके बारे में legislation क्या कहता है? In cases such as state of Rajasthan versus G Chawla 1959 का ये केस है, courts have used the doctrine of pith and substance to determine the character of legislation that overlap between the entries of constitutionality of legislation is upheld if it is largely covered by one list and touches upon the other list only incidentally। यानी कि अगर कोई भी एक लिस्ट में दिया हुआ है, अगर ओवरलैपिंग हो रही है दो एंट्रीज के बीच में, तो अगर एक लिस्ट का सब्जेक्ट दूसरे लिस्ट पर इंसिडेंटली टच करता है सिर्फ और सिर्फ तब वो उस पर के बना सकता है कोई भी लॉ। लेकिन बट द टू न्यू फार्म एक्ट, लेकिन जो दो नए फार्म एक्ट हैं
or beyond that they impinge on the entries in the state list. ये टच नहीं कर रहे हैं बल्कि ये स्टेट लिस्ट की एंट्री में ही है. The Farmer Produce and the Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020 flies in the face of entry 28 of the state list, Market and Fair, and the Farmer Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farmer Services Act, जो दूसरा वाला एक्ट है 2020, impinges on the, ये जो पहला एक्ट है ये एंट्री 28 के अंदर आता है, और जो दूसरा है impinges on the entry 14, entry 18, entry 46 of the state list. स्टेट लिस्ट की इन तीनों एंट्रीज के अंदर कर दिए आता है, एंड एंट्री 7 ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट. इन इंटरप्रेटिंग द लिस्ट, इन सारी लिस्ट को इंटरप्रेट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह 1952 केस में कहा था, इट इन्वोक्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, व्हिच मींस यू कैन नॉट इनडायरेक्टली डू व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, जो कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं. जैसे कि सेंटर डायरेक्टली लॉ नहीं बना सकता स्टेट लिस्ट पे, तो आप घुमा करके उसे पब्लिक इंटरेस्ट का बोल करके इनडायरेक्टली भी उस पर नहीं बना सकते. सेंटर ने इस पर जस्टिफिकेशन दिया है कि द सेंटर हाउएवर आर्ग्यूज दैट द ट्रेड एंड कॉमर्स इन फूड आइटम इज अ पार्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, इसलिए हम इस पर लॉ बना सकते हैं. तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बात की उन तीनों एक्ट के बारे में, उनके क्या की प्रोविजन है उसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे जो क्वेश्चन हो रहा है उसके बारे में, जो स्टेट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो फार्मर्स का इश्यू है, उनसे रिलेटेड बात की आज हमने. तो तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. कीप ड्रीमिंग, कीप हार्ड वर्किंग. थैंक यू.